गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो काफ़ी सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि क्यों ना हम एक की सोशोलॉजिस्ट का क्लास ले लें। तो बेसिकली इस वीडियो में अगर आप एडवांस लेवल पे हैं सोशोलॉजी में तो वेल एंड गुड, आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अगर आप जस्ट अभी एंटर किए हैं सोशोलॉजी के फील्ड में, चाहे वो आप नेट की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके लिए सोशोलॉजिस्ट और उनकी थ्योरी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है आपके आंसर राइटिंग में। चाहे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो या सब्जेक्टिव कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव में ऑफ कोर्स ऑप्शन चूज करने में। तो इस वीडियो में मेरा फोकस रहेगा कि जो सोशोलॉजी की मेन की प्लेयर्स या की थिंकर्स या की सोशोलॉजिस्ट है उनके बारे में डिस्कस करूं। उनकी थ्योरीज का आपको एकदम इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलेगा। मतलब मैं कोशिश करूँगी कि आपको एकदम आपकी भाषा में समझा सकूँ कि बेसिकली ये सोशोलॉजिस्ट अपनी बहुत टेक्निकल टर्म्स में क्या बात कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी बुक्स पे मैं डिस्कस करूँगी। दूसरी चीज़, अगर आपको एक थिंकर के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी मैं जल्दी ही ला रही हूँ, एक सीरीज़ आएगी। बट अभी के लिए आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, और मैं आपको सोशोलॉजी के मेन सोशोलॉजिस्ट की बुक्स, उनकी थ्योरीज प्लस उनका आइडियाज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले जब भी हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स के बिना शुरू नहीं होता। ऑल्दो सोशियोलॉजी के फादर ऑगस्ट कॉम्ट हैं, बट कार्ल मार्क्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो हम उन्हीं से शुरू कर रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स की अगर हम काम की बात करें, उनकी मेन किताबों की बात करें, तो दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कैपिटल, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी सबसे ऊपर आती है। अब इनकी थ्योरी की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये कैपिटल या इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। अर्थव्यवस्था पे कार्ल मार्क्स का बहुत ध्यान था और इन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज की बात की थी। तो जब भी अर्थव्यवस्था को समाज के साथ जोड़ने की बात आए तो मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स हमेशा ऊपर आते हैं। मैक्स वेबर धर्म को काफ़ी हद तक जोड़ते हैं अर्थव्यवस्था से, और कार्ल मार्क्स समाज को ज़्यादा जोड़ते हैं। तो इनकी थ्योरी जो थी, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करें या इन्होंने क्लास स्ट्रगल पे फोकस किया था और कैपिटलिज्म एंड हिस्टोरिकल चेंज की बात की थी। तो देखिए, हिस्टोरिकल चेंज की जब भी बात कहते हैं तो ये बोलते हैं कि हिस्ट्री जो है ना वो इकोनॉमी के बेस पे बनी हुई है, और हिस्ट्री में इकोनॉमी का बहुत रोल होता है। और जो भी अभी करंट सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं एक न्यू सिचुएशन को जन्म देती है। तो अगर हम बात करें, जब पूंजीवाद या कैपिटलिज्म नहीं आया था तो तब समाज जो था वो काफ़ी हद तक फ्यूडल समाज था, जहाँ पे राजा अपनी ज़मीन दे दिया करता था और लोग ज़बरदस्ती लोगों से खेती में काम करवाते थे, उससे पैसा निकालते थे। इस तरीके का समाज था। उस समाज की जो कमियां थी उसने कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बहुत अमीर बना दिया और कुछ लोगों को गरीब, और इसीलिए पूंजीवाद या कैपिटलिज्म का जन्म हुआ। और कार्ल मार्क्स का मानना है कि कैपिटलिज्म भी एक अपने अंदर बीज लेके अपना डिस्ट्रक्शन का पैदा हुआ है, और धीरे धीरे जब कैपिटलिज्म का अंत होगा तो समाजवाद आएगा, जहाँ पे सब लोग एक तरीके से बराबर होंगे और स्टेट का रोल काफ़ी क्रूशियल हो जाएगा। क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं कि जो पूंजीवाद समाज है, कैपिटलिज्म है, वहाँ पे दो वर्ग रहता है। एक वर्ग जिसके पास सब पैसा है, कैपिटल है, वो अमीर है, और वो दूसरे वर्ग को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करता है। नेक्स्ट हमारे थिंकर हैं मैक्स वेबर। इनके काम की बात करें तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी इनका एक बहुत ही अच्छा बुक है। और ये याद रखिएगा कि भले इकोनॉमी एंड सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा काम कार्ल मार्क्स का है, पर किताब इन्होंने मैक्स वेबर ने लिखी है। पर इकोनॉमी एंड सोसाइटी एंड द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में ये धर्म को समाज से जोड़ते हैं और पूंजीवाद से जोड़ते हैं। तो इनकी थ्योरी बेसिकली 4-5 थ्योरियों की हम बात करें तो एक तो रैशनलाइजेशन है। रैशनलाइजेशन में वो फोकस करते हैं कि किस तरीके से हम रैशनलाइज कर सकते हैं, अपने काम को इफेक्टिव बना सकते हैं। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप अपना घर संभालने जा रहे हैं, आपके घर में हर चीज़ इधर उधर फैला हुआ है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि उसको संभाल पाएँ। पर आपने एक एक जगह सबको दे दिया, एक एक स्थान दे दिया, और आपने हर चीज़ को जगह असाइन कर दिया, यानी ऑर्गेनाइज कर दिया। तो जो आपका काम करने का तरीका है वो इफेक्टिव हो जाएगा, उसको रैशनलाइजेशन बोले। ब्यूरोक्रेसी में वो बेसिकली हमें बताते हैं कि किस तरीके से एक इफेक्टिव मॉडर्न टाइम में हम ब्यूरोक्रेसी बना सकते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें एक ब्यूरोक्रेसी या किसी भी मतलब कॉरपोरेट की भी बात करें तो उसको चलाने के लिए क्या क्या की फीचर होने चाहिए। सोशल एक्शन में वो सिंपली बात करते हैं कि किस तरीके से समाज में लोग
एक्शंस करते हैं और क्या रीज़न होता है हमारे हर स्टेप को लेने का, उसके पीछे क्या मोटिवेशन होता है। हम कोई भी काम करते हैं ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिवेशन हो सकता है। पैसा कमाना हो सकता है, कोई गोल को अचीव करना हो सकता है, किसी से हमने इंस्पिरेशन लेके वो अपना स्टेप लिया, उसकी बात करते हैं। प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में बात करते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट लोग थे, जो कि क्रिश्चियनिटी का एक भाग है, एक धर्म है उसी से निकला हुआ, उनके अंदर उनके धर्म के अंदर एक पुश था, एक मोटिवेशन था, जिसने उनको मदद किया कि वो कैपिटलिज्म को जन्म दे सके। यानी ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, पैसा कमाओ और फिर उन्हीं पैसे को इन्वेस्ट करके और पैसा कमाओ, जो कि आजकल की सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको इमाइल डर्कहाइम देखें तो आप हमेशा यही सोचिएगा कि इमाइल डर्कहाइम सोसाइटी के बारे में हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, क्योंकि ये फंक्शनलिस्ट स्कूल से है। जब भी फंक्शनलिज्म की बात आती है तो फंक्शनलिस्ट लोग हमेशा सोसाइटी की जो पॉजिटिव चीज़ है उसकी बात करते हैं। तो ये लोग क्या बात करते हैं, फंक्शनलिस्ट लोग, स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट और फंक्शनलिस्ट दोनों एक ही बात होती है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो फंक्शनलिस्ट लोगों का मानना ये है कि समाज में समाज की बहुत तरीके से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो साथ मिलके हमारी बॉडी को चलाते हैं। उसी तरीके से समाज में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो उसको मिल के चलाते हैं, ठीक है। एंड इन लोगों ने सोशल ऑर्डर के बारे में बात की, सॉलिडारिटी के बारे में बात की कि समाज में किस तरीके से यूनिटी, एकता जो बनी रहती है वही समाज को आगे बढ़ाती है। डिवीजन ऑफ लेबर की बात की कि समाज में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, तो स्पेशलाइजेशन, कम स्पेशलाइजेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात की कि समाज में कामों का बंटवारा होने से समाज बेहतर चल पाती है। मेजर अगर इनके काम की बात करें तो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सुसाइड एंड एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ है। और इनका काम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोशोलॉजी में माना जाता है। डिटेल वीडियो इमाइल डर्कहाइम पे आपको सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन पे काफ़ी अच्छी मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी मैं सारे थिंकर्स को बहुत डिटेल में आगे एक्सप्लोर करूँगी, बट अभी के लिए आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मैं दे रही हूँ। अब हर्बर्ट मीड जो हैं वो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के स्कूल से है, और इनका अगर हम काम की बात करें या इनकी किताब की बात करें तो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी है। इनका काम थोड़ा सोशोलॉजी से हट के थोड़ा मिक्सचर ऑफ साइकोलॉजी का भी है। बेसिकली ये बात करते हैं कि किस तरीके से हम सेल्फ बनाते हैं, यानी हम अपना सेल्फ इमेज बनाते हैं। मान लीजिए कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं आपको बार बार बोलूँ कि आप तो बहुत फ़नी है, आप तो बहुत क्यूट है, तो ये जो मेरी इंटरैक्शन आपसे हो रही है ना, ये इंटरैक्शन कहीं ना कहीं आपकी इमेज बनाएगी कि हाँ, अगर ये बोल रही है कि मैं फ़नी एंड क्यूट हूँ तो शायद मैं फ़नी एंड क्यूट हूँ। तो हमारे इंटरैक्शन से हमारे जो सेल्फ इमेज होती है वो बनती है। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में ये बात करते हैं कि किस तरीके से जो हमारी इंटरैक्शन होती है, कॉन्वर्सेशन होती है, और हमारे जो स्मॉल जेस्चर्स होते हैं वो किस तरीके से एक मीनिंग बनाते हैं। सिंबल्स की भी बात करते हैं, तो सिंबल्स का मतलब देखिए बहुत ही यूनिक होता है, ये साइन नहीं होता, और ना ही साइंस आपने देखा ना कि क्रॉस बनाया तो यहाँ पे नहीं जाना है, या ये पिक्चर नहीं होता। सिंबल्स का मतलब वो अपने आप में कोई मीनिंग लिए हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ओम का साइन देखते हैं तो उसको हम हिंदुइज्म से कनेक्ट करते हैं, उससे हमारा इमोशन कनेक्टेड है। इसी तरीके से हर धर्म का एक साइन है, क्रॉस क्रिश्चियनिटी में होता है। पार्सन्स की बात करें तो ये भी एक फंक्शनलिस्ट हैं, स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट हैं, जो बिलीव करते हैं कि सोसाइटी भी एक ह्यूमन बॉडी की तरह है जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं। ऑर्गन को ये लोग कंपेयर करते हैं समाज की डिफरेंट एजेंसीज से या स्ट्रक्चर से, जैसे कि एजुकेशन, रिलीजन, ये सब बहुत सारे जो एलिमेंट होते हैं। उसके बाद इन्होंने ज़्यादातर अपना काम जो है वो डर्कहाइम की आइडियाज से ही फोकस करके सोशल सिस्टम, रोल्स एंड फंक्शन पे बात की है। जैसे ये रोल्स के बारे में बात करते हैं अपने बुक्स में, अपने थ्योरीज में, कि हर इंसान की एक रोल होती है। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको, तो मेरा एक टीचर का रोल है, आप सुन रहे हैं एज अ स्टूडेंट तो आपका वो रोल है। और स्ट्रक्चरलिस्ट, फंक्शनलिस्ट, जो फंक्शनलिज्म से बिलीव, जो फंक्शनलिज्म स्कूल से आते हैं वो लोग फंक्शंस को बहुत ध्यान देते हैं कि हर चीज़ का जो समाज में एक पॉजिटिव फंक्शन होता है। इवन अगर समाज में क्राइम भी हो रहा है तो उसका भी कुछ फंक्शन है, ठीक है। तो ये लोग ऐसी बातें भी करते हैं। इनका अगर हम मेन काम की बात करें तो सोशल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन करके इनकी किताब है। गॉफमैन, एरविन गॉफमैन मेरी वन ऑफ द फेवरेट सोशोलॉजिस्ट में से है, क्योंकि इनका भी जो मुझे लगती है कि थ्योरी सोशोलॉजी से भी कनेक्टेड और कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से भी कनेक्टेड है। तो इनकी थ्योरीज जो मेनली फोकस करती हैं कि किस तरीके से हम
अपना सोशल इंटरैक्शन करते हैं। और इनकी एक मेन थ्योरी जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है, उसे बैक स्टेज फ्रंट स्टेज करना। इनकी थ्योरी को मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। ये बोलते हैं ना कि हम ह्यूमन जो है ना, हम एक तरीके का थिएटर में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस इन द सेंस कि हम जब भी समाज में जाते हैं, आप अकेले हैं उसको मत सोचिए, जब भी आप 2-4 लोगों से बात करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आप बहुत डिफरेंट बिहेव करते हैं जैसा आप अकेले में करते हो। मतलब अकेले में जो जैसा इंसान है वो बहुत कम ऐसा होता है कि लोगों के सामने करते हैं। तो इन्होंने एक तरीके से बोला है कि हम सब जो इंसान है ना, वो एक तरीके के एक्टर हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं। इसी में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था फ्रंट स्टेज एंड बैक स्टेज का। जब भी हम किसी से बात करते हैं, मान लीजिए हम ऑफिस गए हैं, अब वहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं वहाँ पे बहुत डिफरेंट तरीके से बात करेंगे। और एक और इसी में वो थ्योरी देते हैं, बैक स्टेज थ्योरी, जिसका मतलब ये होता है कि जब हम अपने रिलैक्स मोड पे होते हैं तो हमारा इंटरेक्शन या अपने से जो बिहेवियर होता है, अकेले रूम में आप बैठे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम जैसे आप अपने ऑफिस में बैठते हैं वैसे ही बैठे होंगे। उसके बाद इनका एक इम्प्रेशन मैनेजमेंट करके भी थ्योरी है। तो इसमें भी वो उसी तरीके से बात करते हैं कि हमारा जो बिहेवियर होता है वो लोगों के सामने या सिचुएशन के सामने, सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। तो मैनेजमेंट, इम्प्रेशन मैनेजमेंट में क्या है कि हम मान लीजिए कि आप इंटरव्यू देने गए हैं तो वहाँ पे बहुत डिफरेंटली बिहेव करेंगे जैसा आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं। तो इनकी सिंपल अगर हम थ्योरी का बात करें तो ये बोलते हैं कि हम सब सारे लोग एक्टर हैं और एक तरीके से एक्टिंग करते हैं जब हम समाज में जाते हैं तो। और इनकी जो बुक का नाम है, मतलब फ्रेम एनालिसिस, इनकी एक थ्योरी भी है और एक बुक भी है, और प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, जिसमें ये बैक स्टेज, फ्रंट स्टेज, थिएटिकल परफॉर्मेंस की हम किस तरीके से स्टेज पर परफॉर्मेंस करें, इन सब की बात करते हैं। तो ये दो मेन इनका बुक है। माइकल फूको बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है और सोशोलॉजिस्ट है। इनका की काम है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी एंड डिसिप्लिन एंड पनिश। और इनका मेजर थ्योरी की बात हम करें तो ये हमें बताते हैं सबसे पहले पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डिस्कोर्स एनालिसिस। अब इसका सिंपल मतलब ये होता है ना कि हमने सोशोलॉजी को बहुत साइंटिफिक बनाने की कोशिश की थी। अगर हम ऑगस्ट कॉम की बात करें जो फादर थे सोशोलॉजी के, वो हमेशा चाहते थे कि हम पॉजिटिविज्म का रास्ता फॉलो करें, यानी सोशोलॉजी को एकदम साइंटिफिक बनाएं, एक ट्रुथ हो हर चीज़ का। अब जब आप समाज में जाते हैं ना तो एक ट्रुथ नहीं होगा, बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकती हैं। आप मैरिज का एग्जांपल ले लो, हम लोग नॉर्मल मानते हैं कि एक लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, दैट इज नॉर्मल टाइप ऑफ मैरिज, हम कह रहे हैं कि नॉर्मल। पर अन्य समाज में आप जाएंगे तो लड़की लड़की शादी करी, वो भी उनके लिए नॉर्मल हो सकता है। एक लड़का है मल्टीपल लड़कियों से शादी कर रहा है, वो भी। तो उन्होंने बोला कि एक ट्रुथ नहीं है, मल्टीपल ट्रुथ हो सकते हैं। उसके बाद इन्होंने डिस्कोर्स एनालिसिस में बात किया कि किस तरीके से जो हम बात करते हैं या हमारा जो लैंग्वेज है या कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं हमें हमारे समाज की अंडरस्टैंडिंग देता है, ठीक है। एंड उसके बाद इन्होंने बात किया है पावर एंड नॉलेज की। तो देखिए, पावर एंड नॉलेज की बात ये है कि वो बोलते हैं कि जो शक्ति होती है और जो ज्ञान होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे? कि जो भी पावरफुल इंसान है ना, वो कोशिश करेगा कि उसकी नॉलेज ही इम्पॉर्टेंट हो। एग्जाम्पल लीजिए कि हम लोगों के भारतीय समाज में हाथ से खाना काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल है या हमारे समाज का रिचुअल है। बट जब अंग्रेज भारत में आए तो उनके कल्चर में ये स्पून वगैरह यूज़ करने का था, वही पावरफुल थे, वही नॉलेजेबल थे, तो उन लोगों ने भी फोर्स किया हम पे कि जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, जो हम बता रहे हैं वो सही है। तो इस तरीके से होता है जो पावरफुल है। और जो हमारे नेक्स्ट सोशोलॉजिस्ट हैं वो काफ़ी हद तक माइकल फूको जैसा ही सोचते हैं, बट थोड़ी डिफरेंट थ्योरीज हैं इनकी। इनका मेजर वर्क अगर हम बात करें तो डिस्टिंक्शन और सोशल क्रिटिक ऑफ जजमेंट ऑफ टेस्ट एंड आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस है। और इन्होंने कल्चर कैपिटल हैबिटस स्टडिंग सोशल रिप्रोडक्शन, इन्होंने सोशल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की, और कल्चरल प्रैक्टिस और सिंबॉलिक पावर के बारे में बात की है। तो मैं कुछ चीज़ें आपकी समझा देती हूँ। कल्चर कैपिटल जब ये बात करते हैं तो ये बात करते हैं ऐसे वर्ग की या ऐसे नॉलेज की जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अंग्रेजी बोलना आप जानते हैं, उस समाज में जहाँ अंग्रेजी की बहुत इज्जत है और बहुत ही कम लोग हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो वो अंग्रेजी आपको काफ़ी आगे तक लेके जा सकती है आपके करियर में, पैसा कमाने में। ऐसे ही कल्चर कैपिटल के बारे में बात करते हैं। ये भी कहते हैं सोशल रिप्रोडक्शन की, इसी थ्योरी के आगे जब बात करते हैं तो सोशल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं इन द सेंस जो कुछ लोग हैं जो जिनके पास ये कल्चर कैपिटल है, ज़्यादातर अमीर लोग, पावरफुल लोग, वो चाहते नहीं है कि आप
हम जैसे आम लोग उस तक पहुंच पाए, उस स्किल तक पहुंच पाए। मान लीजिए यहाँ पे अंग्रेजी का हमने एग्जाम्पल लिया कि हम अंग्रेजी सीख पाए कि हम उनको टक्कर दे सके, तो वो उस चीज़ को बार बार रिप्रोड्यूस करते हैं। मैं इसको सिंपल एग्जांपल समझाती हूँ। मान लीजिए कि आप साधारण घर से आते हैं, आपके यहाँ पे अंग्रेजी नहीं बोल जाती, हमारे यहाँ भी नहीं बोल जाती। अब आपको सडनली एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में डाल दिया गया, ठीक है। वहीं पे एक बच्चा आ रहा है जो बहुत ही हाई फाई घर से है, जहाँ पे अंग्रेजी बोली जा रही है, उसके घर पे इंग्लिश उसकी अच्छी है, तो क्या वो आपसे आगे नहीं बढ़ जाएगा स्कूल में? और क्या वो बेटर नहीं कर पाएगा? बिकॉज उसी की भाषा में सब कुछ हो रहा है। इसीलिए तो हमारे देश में इतना कहा जा रहा है कि हम जो लोकल लैंग्वेज है उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो ये रीज़न है, वो इसी स्टडी को इसी के बारे में बात करते हैं। हैबिटस अगर हम बात करें इनकी थ्योरी की, तो इसमें बात करते हैं कि मान लीजिए हमारा सोशलाइजेशन जो होता है, आपने सोशलाइजेशन थ्योरी सोशियोलॉजी में पढ़ी होगी, तो एक हमारे अंदर सेट ऑफ हैबिट होती है। मान लीजिए कि आपका घर ऐसा है कि जहाँ पे सब लोग पढ़ने लिखने की और इस तरीके की बातें करते हैं, तो ऑटोमेटिकली या पढ़ते लिखते हैं, ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। मान लीजिए आपके घर में सब लोग रील्स बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो कहीं ना कहीं आपका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा कि आप रील्स बनाएं। एक तरीके से हमारा हैबिट फॉर्मेशन, हम जिस तरीके के इन्वायरमेंट पे रहते हैं वो कहीं ना कहीं हम पे इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। इसकी बात इन्होंने की है। नाउ एंथनी गिडेंस, इनकी जो मेजर काम है वो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड मॉडर्निटी एंड सेल्फ है। और इन्होंने स्ट्रक्चरेशन थ्योरी और रिलेशनशिप स्ट्रक्चर और एजेंसी के बीच में एक्सप्लोर किया है। काफ़ी इनकी जो थ्योरीज होती हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखी होती हैं। इन पे मैंने वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा। और पहले हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर से क्या बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर के थ्रू हमें एंथनी गिडेंस बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे समाज में एक पैटर्न है, रूल एंड रेगुलेशंस है जो हम फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, कल्चर है, लॉ है, नॉर्म्स है, मतलब सोसाइटी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दैट इज स्ट्रक्चर, कि समाज कैसे बना हुआ है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हैं। एजेंसी क्या होती है कि हम ह्यूमंस का कलेक्टिव एक्शन, मान लीजिए इसको दोनों को जब आप मिलाएंगे, स्ट्रक्चर और एजेंसी को, यानी समाज में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि समाज में लॉ हो गया, कानून मतलब कानून हो गया, शिक्षा हो गया, ये स्ट्रक्चर है। एजेंसी हमारे एक्शंस, ह्यूमन जो कलेक्टिवली कोई एक्शन करता है और कोई चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। मान लीजिए कि एक आंदोलन का एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली है, यानी वो हमारा स्ट्रक्चर हो गया, उसमें कोई समस्या आ रही है, तो एजेंसी यानी ह्यूमन, सारे व्यक्ति लोग जब मिलकर आंदोलन करेंगे कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो अपने आप वो सॉल्व हो जाएगी। अब इन दोनों थ्योरीज को आप मिलाते हैं तो स्ट्रक्चरेशन थ्योरी देते हैं। ये कहते हैं कि स्ट्रक्चर और एजेंसी जो है, जो दो कॉन्सेप्ट है, वो अलग अलग नहीं है, वो साथ में काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि समाज के अंदर रूल्स एंड पैटर्न है, जिसे ये स्ट्रक्चर बोलते हैं, रूल्स एंड पैटर्न को ये स्ट्रक्चर बोलते हैं। और एजेंसी किसे बोलते हैं? हमारे एक्शन को, जो ग्रुप में हम लोग लेते हैं या इंडिविजुअल लेवल पे भी ले सकते हैं। वैसे जब ये दोनों साथ में आती हैं तो ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। मान लीजिए कि हमने रूल एंड पैटर्न बनाए, यानी समाज में स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, बट कभी ना कभी हमसे इन्फ्लुएंस होके कुछ एंड रूल एंड स्ट्रक्चर बनते। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि LGBTQ कम्युनिटी का हमारे समाज में बहुत अस्तित्व नहीं था, कि ये मैरिज, लेस्बियन मैरिज ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, या इस तरीके के संबंध भी अलाउड नहीं थे, ये समाज का स्ट्रक्चर या रूल था, हमने मान लिया। अब एजेंसी यानी बहुत सारे ह्यूमंस को लगा कि ये गलत है, तो उन्होंने इस रूल के खिलाफ आवाज़ उठाया और कहीं ना कहीं उस रूल में बदलाव आया और एक नया रूल बन के आया। तो यानी एक दूसरे को स्ट्रक्चर और एजेंसी इन्फ्लुएंस करती है। आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मैं ज़रूर बना दूंगी। हैबरमास की बात करें तो इनकी थ्योरी काफ़ी बहुत ज़्यादा लैंग्वेज और कम्युनिकेशन इन सब पे फोकस किया है। तो हम बात कर रैशनैलिटी पे एंड कम्युनिकेशन पे फोकस किया है। तो सबसे पहले इनकी क्रिटिकल थ्योरीज होती हैं जो कि यूजुअली समाज में जो बने हुए रूल एंड रेगुलेशंस या थ्योरीज है उनको चैलेंज करती हैं। अगर हम कम्युनिकेटिव एक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये बताते हैं कि किस तरीके से जो हमारा कम्युनिकेशन का रोल होता है, यानी बातचीत हम जो करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी सोशल रियलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, मान लीजिए कि समाज में कितनी भी लड़ाई झगड़े हो जाए, हम कितने भी आंदोलन कर ले, एक दूसरे को मार पीट ले, लेकिन अगर कोई हम डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं तो हमें बैठ के बात करके ही उस डिसीजन पे हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, रैशनैलिटी आप जिस तरीके से समझते हैं कि कोई भी चीज़
को करने से पहले तर्क वितर्क करना, एक रैशनल थिंकिंग लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पब्लिक स्फेयर की ये बात करते हैं कि किस तरीके से जो हमारा बाहरी समाज है, जहाँ पे हम लोग वोट देते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, वो बना हुआ है। इनका की वर्क की बात करें, इनके मेन जो काम है, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन और द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फेयर, किस तरीके से समाज में बदलाव अब हम बेक की बात करते हैं। इनकी थ्योरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। ये एक थ्योरी की बात करते हैं और इनकी बुक का नाम भी है रिस्क सोसाइटी टुवर्ड्स अ न्यू मॉडर्निटी। तो इसमें ये बात करते हैं कि जो मॉडर्न सोसाइटीज़ है ना, वो अब पहले की तरह नहीं रह गई हैं। पहले क्या समस्या थी कि भाई खाने पीने का इंतज़ाम कैसे करें, या जो भी हमारे पास संसाधन है उसका बंटवारा कैसे हो। कुछ लोगों के पास संसाधन बिल्कुल नहीं था, कुछ के पास था। इस तरीके का समाज था कि संसाधन से लेके संबंधित हमें समस्याएं होती थी कि रिसोर्सेज का हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। पर अगर हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो ये बहुत ही चेंज हो चुका है और यहाँ पे अब नई नई प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम आप ले लीजिए, टेक्नोलॉजी के बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज़ हो रहा है, या इस तरीके की चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। बहुत सारे, मतलब जैसे कोविड हो गया, वो भी तो एक तरीके का एक्सीडेंट था ना मॉडर्निटी का। तो इस तरीके के रिस्क इस टाइप के समाज में हो चुके हैं। इन्होंने ग्लोबलाइजेशन के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बात की कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, बट एडवांसमेंट होने के साथ इश्यूज भी आ रही हैं, समाज में अनसर्टेनिटी भी आ रही है। आज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दिया, हमें कल नहीं पता कि वो क्या कर दे हमारे साथ। हमें मतलब समाज में अभी, मॉडर्न समाज में कुछ भी सर्टन स्टेबल नहीं है, एक एक सेकेंड में बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। एंड हम इंडिविजुअल लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी रिस्क पे हैं, क्योंकि कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। कोविड का किसी को पता था, इतना कुछ हो गया। जब भी टेक्नोलॉजी की बात आए ना, और जब भी ऐसी बात आए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, नेटवर्क सोसाइटी को, तो आप हमेशा, अगर आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो मैनुअल कासल्स को ही चूज़ करिएगा, ये टिक होता है। तो मैनुअल कासल्स ने बात की है नेटवर्क सोसाइटी की। अब नेटवर्क सोसाइटीज़ के नाम से ही आप समझ जाते हैं कि हम एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पे ना इस तरीके के सोशल मीडियाज़ हुआ करते थे, ना टेलीग्राम, ना टेलीग्राफ, इस टाइप की चीज़ें नहीं हुआ करती थी। नाउ हम सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी की जो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हैं, किस तरीके से वो समाज में बदलाव ला सकता है, इसके बारे में भी बात करते हैं। और ये किस तरीके से जो समाज है, समाज के हर हिस्से हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, सोसाइटी हो या कल्चर हो, इस सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस टेक्नोलॉजी डाल रहा है। इन्होंने द इंफॉर्मेशन एज ट्रिलॉजी एंड द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी, दो मेन काम किया है। बेक मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया। बॉमैन इज़ काफ़ी फेमस, और रिसेंटली मुझे पता चला कि इन पे पीएचडी के काफ़ी सारे एंट्रेंसेस पे क्वेश्चन आया था। इनका मेन काम है लिक्विड मॉडर्निटी एंड लिक्विड लव। एंड लिक्विड मॉडर्निटी की अगर हम बात करें तो इसमें बात वो करते हैं कि ये लिक्विड को ना इस तरीके से मेटाफर की तरह यूज़ करते हैं हमारे प्रेजेंट समाज को या मॉडर्न समाज को दिखाने के लिए। मतलब जो अभी हम समाज में जी रहे हैं ना, उसमें बहुत जल्दी जल्दी और अनप्रिडिक्टेबल लेवल पे चेंज है। फैशन का एग्जांपल लेते हैं। आज अगर फटी हुई जीन्स का फैशन है तो कल फटी हुई टॉप का फैशन है, परसों कुछ और का फैशन होगा। तो मतलब फास्ट जीवन शैली है। आज कोई आपको डॉक्टर बता रहा है या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बता रहा है एवोकाडो खाइए और 100 साल जिंदा रहिए, तो कल ब्लूबेरी के बारे में बताएगा। तो यानी चीज़ें बहुत फास्ट है, अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी चेंज आ रहा है, कोविड आ रहा है, कभी कुछ और आ रहा है। तो इस तरीके को, इस चीज़ को वो लिक्विड बोलते हैं। लिक्विड आपको पता है ना, जल्दी जल्दी शेप बदलता रहता है या उसका कोई शेप ही नहीं होता, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से मॉडर्न समाज में इंफॉर्मेशन का फ्लो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, और कंज्यूमरिज्म भी काफ़ी बढ़ गया है इस सोसाइटी में। जैसे मैंने फैशन का एग्जांपल दिया कि आज ये फैशन में है, लोग खरीद के पहन रहे, कल दूसरा कुछ फैशन में आएगा, वो खरीद के पहनेंगे। तो इस तरीके का हो गया है। लेटोर की बात करें, ब्रूनो लेटोर की, तो इन्होंने एक थ्योरी दी है एक्शन नेटवर्क थ्योरी। एंड इसमें एक्टर्स जो कि ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन दोनों हो सकते हैं, और नेटवर्क्स की बात की है। इनके की वर्क की बात करें तो रीअसेंबलिंग द सोशल एंड साइंस इन एक्शन है। तो ये थ्योरी में अपने 4 एलिमेंट की बात करते हैं: एक्टर्स, नेटवर्क, सिमेट्री, ट्रांसलेशन। तो बेसिकली बोलते हैं एक्टर कौन होते हैं, जो कोई भी ऑब्जेक्ट, या तो वो इंसान हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों चीज़ें, ठीक है, जिसका
जो भी हम एक्टर उस पर्सन को बोल सकते हैं जो इन्फ्लुएंस कर सके। अब सोशल मीडिया को भी आप एक्टर बोल सकते हो, मुझे भी एक्टर बोल सकते हो, खुद को भी एक्टर बोल सकते हो, क्योंकि हम लोग के पास पावर क्या है कि हम किसी को प्रभावित कर सकते हैं। मैं आपको प्रभावित कर सकती हूँ कि आप सोशोलॉजी पढ़िए, कोई सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर आगे वो आपको प्रभावित कर सकता है कि ये खाइए, या आप अपनी मम्मी को प्रभावित कर सकते हैं कि ये करिए आप। तो इस तरीके से कोई भी चीज़, या आपको आपका टेलीविज़न प्रभावित कर रहा है कि आप और टीवी देखिए, तो इस तरीके से कोई भी चीज़ है। और हम सब जो है ना वो फिजिकली कनेक्टेड है एक वेब ऑफ रिलेशनशिप में, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप क्या है, आपको मैं प्रभावित कर सकती हूँ अच्छा काम करने के लिए भी, पर मैं आपको गंदा काम करने के लिए भी, या आंदोलन करने के लिए भी, लड़ाई करने के लिए, और भी चीज़ों के लिए प्रभावित कर सकती हूँ। उसको हम नेटवर्क बोलेंगे कि प्रभावित आपको किसी भी वे में कर सकती हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव। उसकी सिमेट्री की बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि ह्यूमन ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है या टीवी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, मोबाइल ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। सब इक्वली इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं, उनके ऊपर है। एंड किस तरीके से ये एक्टर, नॉन एक्टर, या ह्यूमन, नॉन ह्यूमन, या एक्टर नेटवर्क थ्योरी की जो ये बात करते हैं कि ये किस तरीके से एक्टर्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और किस तरीके से समाज बन रहा है, चल रहा है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको डिटेल में चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगी। अभी तो हम अगर जूडिथ बुटलेग की बात करें तो ये बेसिकली फिलोसोफर हैं, और साथ में जेंडर के आइडियाज़ को काफ़ी एक्सप्लोर करते हैं, क्वेश्चन पे काफ़ी आ जाता है। तो मेजर अगर इनकी थ्योरी की हम बात करें तो इन्होंने एक आइडिया दिया है कि किस तरीके से जेंडर का परफॉर्मेंस होता है। बेसिकली एक्सप्लोर किया है जेंडर एज अ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस का मतलब क्या वो बोल रही है कि हमने ना जेंडर एक आइडिया बना दिया है कि आपको इस तरीके से बिहेव करना है तो आप ये हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर मतलब फीमेल है तो आप ज्वेलरी बहुत सारी पहनिए, ड्रेस पहनिए, थोड़ी फेमिनिन होइए, लंबे बाल होइए। ऐसा नहीं है कि मेल लोग ऐसा नहीं करते, बट हमने एक आइडिया दे दिया है कि इस तरीके से जेंडर होना चाहिए। मतलब हमने एक क्राइटेरिया मैस्कुलिन क्या होना चाहिए और फेमिनिन क्या होना चाहिए, इसको डिवाइड कर दिया है। क्योंकि आपने देखा होगा हम समाज में जब भी निकलते हैं तो कोई अगर लड़का है उसने कुछ ऐसा कर लिया, मान लीजिए नेल पेंट लगा लिया, तो लोग उस पर बहुत तरीके की बातें करते हैं। आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं कि काफ़ी सारे LGBTQ कम्युनिटी के लोग होते हैं, उन्होंने कुछ डिफरेंट कर लिया जो कि उनके जेंडर से अलग है। मतलब किसी लड़के ने बाल लंबा कर लिया या नेल पेंट लगा लिया, तो लोग बहुत सवाल उठाते हैं, क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया है कि फेमिनिन और मैस्कुलिन होता क्या है, मेल और फीमेल जेंडर होता क्या है, उसे कैसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है। और हम बार बार जब बिहेव करते हैं ना तो किसी तरीके से एक नॉर्म सोसाइटी का बन जाता है, जैसे हम नॉर्मल मानते हैं। मतलब सदियों से औरतें हैं वो ज्वेलरी पहनती आई हैं, मेकअप करती आई हैं, या साड़ी हो, सलवार कमीज हो, ये सब पहनती आई हैं। और सदियों से, मतलब सदियों से तो नहीं बट हाँ बहुत सालों से, 100 ईयर्स मान के चलिए, पुरुष भी पैंट शर्ट पहनते आए हैं और मेकअप नहीं लगाते आए हैं। तो ये एक तरीके का समाज का नॉर्म बन गया है। इनकी थ्योरी ये हम बात करें तो जेंडर, ट्रबल एंड बॉडीज दैट मैटर है। अब हमारी नैन्सी फ्रेजर है, इनको मैंने हाईलाइट करना भूल गई, आई डोंट नो हाउ, तो मैं अब कर देती हूँ। तो इन्होंने बेसिकली फॉर्च्यून ऑफ फेमिनिज्म पे काम किया है, और इनकी जो स्टडी है वो कहीं ना कहीं हमें एक्सप्लोर करके बताती है क्रिटिकल थ्योरी। बेसिकली समाज में जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करती हैं कि समाज में इनइक्वालिटी कितनी है, इनजस्टिस कितनी है, और कितनी सारी इश्यूज़ हैं जिसके लिए हमें समाज को चेंज करना चाहिए। एक सोशलिस्ट टाइप की हैं। सोशल जस्टिस की भी बात करती हैं कि जैसे जो रिसोर्सेज हैं, कुछ वर्ग जो है वो काफ़ी हद तक अमीर है क्योंकि उनका संसाधन पे कब्जा है, और कुछ वर्ग के पास बिल्कुल ही कुछ नहीं है। कुछ के पास बहुत सारे प्रिविलेज है और कुछ के पास मतलब खाने की चीज़ें भी नहीं है। तो इन्हीं सबको जो पावर इम्बैलेंस है समाज में, किसी के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, पावर है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, उसके बारे में इन्होंने बात की है। फेमिनिज्म इनका एक बहुत ही मेजर टॉपिक रहा है जिसके बारे में इन्होंने बहुत सारी बात की है कि किस तरीके से समाज में एक इम्बैलेंस बना हुआ है, महिलाओं को बहुत दबा के रखा जाता है। इन सब कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा इन्होंने डिस्कस किया है। इसके अलावा इन्होंने कैपिटलिज्म, जो पूंजीवाद होता है, उसके बारे में भी काफ़ी काम किया है, और इन्होंने बताया कि कैपिटलिज्म मतलब ये भी कैपिटलिज्म की एक क्रिटिक रही है कि समाज में जो पूंजीवाद है वो एक वर्ग को बहुत बढ़ावा देता है कि एक वर्ग बहुत अमीर हो जाए, और एक वर्ग को एकदम दबा कुचल देता है। अब हमारे कॉनेल की बात करें, राइवन कॉनेल की, तो नेक्स्ट थ्योरी इनकी है, और इनकी थ्योरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनकी बुक का नाम अगर हम बात करें तो सदर्न थ्योरी एंड जेंडर इन वर्ल्ड पर्सपेक्टिव है। तो
बेसिकली ये वेस्ट की बात करते हैं, यानी इन्होंने उस पॉइंट को हाईलाइट किया है कि देखिए नॉर्थ जब भी डिस्कस होना, कभी भी नॉर्थ की बात आती है थ्योरीज में, नॉर्थ तो हमेशा वेस्ट की बात हो रही होती है, यानी उस वर्ल्ड की जो जिसने दूसरों पे कब्जा किए रखा, अमेरिका की बात हो रही है, ब्रिटेन की बात हो रही है, इन सारी जो डेवलप कंट्रीज हैं, इनको डेवलप कंट्रीज भी आप बोल सकते हैं, इनको नॉर्थ भी बोल सकते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज भी बोल सकते हैं। और जब भी साउथ की बात होती है ना, तो इसका मतलब होता है हम जैसी कंट्रीज जो एक पॉइंट पे दूसरों के कब्जे में रही हैं, या जो अभी डेवलपिंग है, या जो अभी समाज में अपने पैर को बना रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पहले समझनी है। तो इन्होंने सदर्न थ्योरी की बात की है, यानी इन्होंने बात की कि जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो डेवलप पार्ट है, अमेरिका यूरोप के लोग जो है, उन लोगों ने अपनी थ्योरीज बना दी, और कहीं ना कहीं जो हम लोगों की सोसाइटीज़ थी, एशियन सोसाइटी हो गई, इंडियन सोसाइटी हो गई, कोरिया जापान ये सब हो गया, फिलीपींस ये सब कंट्रीज़ हो गई, या अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, तो इन लोगों की अपनी थ्योरीज नहीं हो पाने की वजह से, या सोशोलॉजी की ही ये स्पेसिफिकली बात करते हैं कि किस तरीके से सोशोलॉजी में सिर्फ वेस्टर्न स्कॉलर्स ने, जैसे अगर हम बात करें सोशोलॉजी में, तो जितने भी थिंकर्स हैं या थ्योरीज हैं वो वेस्टर्न आइडिया पे बेस्ड हैं, चाहे वो कार्ल मार्क्स बना रहे हो, वेबर बना रहे हो, या डरखाइम बना रहे हो, सारी थ्योरीज एक वेस्टर्न सोसाइटी को देख के है। तो हमारे जो नॉर्दर्न मतलब या जो हमारी ये सोसाइटी है जो भी डेवलपिंग है, चाहे वो इंडिया हो गई, या अफ्रीकन कंट्री हो गई, या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गई, इनकी थ्योरीज को कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इतना बन नहीं पाया। और हम क्या करते हैं कि वेस्टर्न थ्योरीज को इंडिया में और भी ऐसे जगहों पे अप्लाई करते। देखिए सोशोलॉजी में आप हर चीज़ को हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, हर जगह की थ्योरी डिफरेंट होनी चाहिए, इसके बारे में ये बात करते हैं। और ये जो वेस्टर्न सेंट्रिक व्यू है कि वेस्ट में बैठे बैठे, जैसे कि मैक्स वेबर ने कहा था कि भारत में कैपिटलिज्म इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि यहाँ पे धर्म जो था वो कंस्ट्रेन करता है, धर्म कहीं ना कहीं लोगों को व्यापार करने से और आगे बढ़ने से रोकता है। अब उन्होंने वेस्टर्न अपना व्यू हम पे थोप दिया, हमें समझने की कोशिश भी नहीं की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की। इसको क्वेश्चन कर रहे हैं कॉर्नेल कि हमने एक वेस्टर्न थ्योरीज बनाई वेस्टर्न स्कॉलर्स ने और उसको हर जगह अप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं होता, बिकॉज हर सोसाइटी की अपनी एक खूबियाँ होती है। इन्होंने जो कॉलोनाइज किया गया था, अब देखिए कॉलोनाइज नॉलेज की जब हम बात करें, तो जब भी बाहर के लोग आके दूसरों के ऊपर कब्जा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना नॉलेज भी हम पे थोपते हैं, अपने आइडिया भी। जैसे अंग्रेज आए तो हम लोगों को अनसिविलाइज बोल दिया, भाई हम तो अनसिविलाइज कैसे हुए, हम तो अपनी जीवन जी रहे थे, हम अपनी लाइफ जी रहे थे, हमारे कल्चर में वो था, हम कर रहे थे, तो अनसिविलाइज कैसे हुए। बट उन लोगों ने अपना आइडिया थोपा क्योंकि पावरफुल थे, तो इस आइडिया के अगेंस्ट भी कॉर्नेल वर्क करते हैं। तो इनकी थ्योरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इन सब पे मैं डिटेल वीडियोस भी लूँगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, और आप लोग बोलेंगे तो डेफिनेटली लिया जाएगा। और नेक्स्ट जो थ्योरीज है वो है द लोकेशन ऑफ कल्चर एंड नेशन एंड नरेशन। इसमें जो बात की गई है ना, ये भी काफ़ी हद तक उस समाज की बात की गई है होमी के भाभा के द्वारा, कि किस तरीके से समाज में हमें थ्योरीज आफ्टर पोस्ट कॉलोनियल पीरियड डेवलप करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बोला, जो पावरफुल होगा, जो हम पे कब्जा करके बैठेगा, वो कहीं ना कहीं अपनी आइडियाज़, अपनी नॉलेज, अपनी थ्योरीज थोपने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस वजह से क्या होगा कि समाज में ना, जो अब मान लीजिए कि अंग्रेजों ने आके हम पे बोला कि हम अनसिविलाइज्ड है क्योंकि हम चम्मच से नहीं खा रहे थे, उनकी तरह कपड़े नहीं पहन रहे थे, बट हमारे कल्चर में तो वो जस्टिफाइड था ना। तो इस पॉइंट को कौन दिखाएगा कि इंडिया की जो कर रही थी उस टाइम पे वो परफेक्ट था, तुम्हारा कल्चर अलग है। पहले लोग कल्चरल डिफरेंसेस नहीं समझते थे, तो इन सब को हाईलाइट करने की इन्होंने भी बात की है। एंड इन्होंने ये भी बात किया है कि कैसे जो इंडिजीनियस कल्चर्स हैं, बेसिकली इनकी थ्योरी है कल्चरल हाइब्रिडिटी, तो उसमें ये बात करते हैं कि किस तरीके से हमें अपने लोकल लेवल पे थ्योरीज और आइडियाज़ डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी अंग्रेजों को जवाब दे सकते हैं कि हम जो कर रहे थे वो हमारे कल्चर के हिसाब से ठीक था, आप कोई नहीं होते हमें जज करने वाले, हम पे थोपने वाले अपने आइडियाज़। तो इसकी बात इन्होंने की है। नेक्स्ट थिंकर है अर्जुन अप्पादुरई। इनकी जो थ्योरीज हैं वो आपको की वर्क, इनकी मॉडर्निटी एट लार्ज एंड द सोशल लाइफ ऑफ थिंग्स में मिल जाएंगी।
जाएंगी। और इन्होंने ज़्यादातर जो अपना आइडिया है वो इकोनॉमी और कल्चर और ग्लोबलाइजेशन पे ही स्टडी किया है। तो जो ये कल्चरल इकोनॉमी की बात करते हैं, ये बोलते हैं सिंपली उसमें कि जो हमारा कल्चरल लाइफस्टाइल है या जीवन शैली है, कंजम्पशन है, वही कहीं ना कहीं इकोनॉमी को किक स्टार्ट करता है या इकोनॉमी के लिए बहुत ही आवश्यक है। सिंपली मान लीजिए कि हमारे कल्चर में अगर दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, ईद सेलिब्रेट करते हैं या क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, तो जब ये फेस्टिवल्स आते हैं तो आप देखते होंगे कि इस फेस्टिवल से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो बिक्री है, वो बढ़ जाती है। तो यही पॉइंट आउट ये करने की कोशिश करते हैं कि कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बहुत प्रभावित करता है। ये ग्लोबलाइजेशन की भी बात करते हैं कि किस तरीके से सोसाइटीज़ एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं लार्ज स्केल पे। इनका एक और कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, स्केप्स वो बोलते हैं, और वो 4 तरीके के स्केप्स बताते हैं। एक तो एथनोस्केप, जब ग्लोबलाइजेशन के कारण एक स्थान से अन्य स्थान पे या बहुत सारे स्थानों पे लोग जा रहे हैं, उसको ये एथनोस्केप बोलते हैं, एक एथनिसिटी के दूसरे जगह पे जा रहे हैं। तो उसके बाद टेक्नोस्केप बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी भी हम शेयर कर रहे हैं, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमेरिका में निकला है तो इंडिया में भी लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद फाइनोस्केप की बात करते हैं, किस तरीके से कैपिटल है, आप चाहें तो भारत में बैठे बैठे अमेरिका की कोई चीज़ खरीद सकते हैं, वहाँ के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मीडिया स्केप, यानी मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं वो पूरे विश्व में चल रही है, मतलब भारत की मेजर जो न्यूज़ है वो अमेरिका वाले भी देख रहे हैं और अमेरिका की न्यूज़ हम भी देख रहे हैं। और आइडियोस्केप की भी बात करते हैं, जिसमें हम हमारी आइडियोलॉजीज एक स्थान से दूसरी स्थान पे फैल रही हैं। ये ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में बात करते हैं। ये भी कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है या जो आइडियाज़ एंड कल्चर एक जगह से दूसरे स्थान पे जा रही हैं, इसकी वजह से समाज में भी काफ़ी बदलाव आ रहा है और मॉडर्निटी में भी काफ़ी बदलाव आ रहा है। नेक्स्ट हमारे थिंकर हैं एडुआर्डो बोनिला सिल्वा, आई होप मैं इनका नाम सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो इन्होंने जो मेन काम किया है वो रेसिज्म विदाउट रेसिस्ट, वाइट सुप्रीमेसी एंड रेसिज्म इन पोस्ट सिविल राइट्स एरा। तो आपको इनके काम का नाम देख के ही पता चल गया कि इन्होंने रेसिज्म, जो रंग भेद या इस तरीके की चीज़ें होती हैं, उन सब पे बात की है और काम किया है। इन्होंने थ्योरी हमारी जो दी थी वो कलर ब्लाइंड रेसिज्म की दी थी। इसमें सिंपली वो ये बात करते हैं कलर ब्लाइंड रेसिज्म में कि रेसिज्म को इस तरीके से अपने समाज का हिस्सा बना लिया है ना, कि सटल रेसिज्म होता है। इसको इस तरीके से समझिए कि आपको कोई नहीं कहेगा आपका रंग भेद है, अमेरिका का मेजर इन्होंने स्टडी किया है, तो वो आपको ऐसा बिहेव कर देगा ना, वो इस तरीके से आपके साथ मतलब अलगाव करेगा कि रेसिज्म झलक जाएगा। ठीक है, इस तरीके की ये बात करते हैं। और इन्होंने बोला है कि जो रेसिज्म है ना वो स्ट्रक्चर के अंदर ही है। और जैसे मान लीजिए, मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, इनकी एक और थ्योरी भी है, क्रिटिकल रेस थ्योरी, जिसको CRT भी बोलते हैं। तो उसमें बात करते हैं ना कि हमारे स्ट्रक्चर के अंदर है। मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं और दोनों ने कोई क्राइम किया, बच्चे हैं या एडल्ट है, तो अगर जो ब्लैक वाला पर्सन होगा ना, ज़्यादातर शक लोगों का उसके तरफ जाएगा कंपेयर टू वाइट वाला, भले उसी ने किया हो, सफ़ेद वाले ने, जो वाइट लोग हैं उन्होंने ही किया हो, पर जो डाउट ज़्यादा है ना कि बुरा काम ब्लैक वाले ने किया होगा। तो ये हमारी जो मेंटालिटी है ना, प्रिजीव्ड हमारे स्ट्रक्चर में हमें डाल दी गई है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे स्ट्रीट पे ना एक्सपेरिमेंट करते हैं सारे, बहुत सारे यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, तो वहाँ पे वो लोग थोड़े गुड लुकिंग और मतलब इस तरीके के लोगों को दिखाते हैं और एक थोड़ा नॉर्मल लुकिंग इंसान को दिखाते हैं और पूछते हैं कि कौन क्रिमिनल है। तो ज़्यादातर गोरे, और जो क्रिमिनल था भी, मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस में वही क्रिमिनल था, गोरा था, अच्छा दिखता था, लोगों ने उसको चूज़ ना करके जो थोड़ा सा डिफरेंट या सांवला या इस तरीके का दिखता था उसे चूज़ किया। तो ये हम लोगों के दिमाग के अंदर है, उसके बारे में इन्होंने बात की कि किस तरीके से स्ट्रक्चर में ही घुस गया है रेसिज्म। और रेसिज्म स्ट्रैटिफिकेशन भी क्रिएट करता है कि वाइट सुप्रीमेसी, मतलब वाइट लोगों को ज़्यादा बेनिफिट, प्रिविलेज वगैरह मिलता है। मैंने ये एग्जांपल दिया, प्रिविलेज ही है ना, आप क्रिमिनल हो फिर भी आपको लोग बोल रहे हैं कि आप क्रिमिनल नहीं हो, बिकॉज आप वाइट सोसाइटी से बिलोंग करते हो। नेक्स्ट हमारे थिंकर एंजेला डेविस, एंड इन्होंने मेजर इनका वुमेन रेस एंड क्लास है, और आर प्रिजनर ऑब्सोलेट करके इनका एक और काम है। इन्होंने इंटरसेक्शनैलिटी की बात की है, और इंटरसेक्शनैलिटी जो कॉन्सेप्ट है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजी में होता है, क्योंकि ये बात करती हैं कि किस तरीके से डिफरेंट एस्पेक्ट या सेक्शन जो समाज के होते हैं ना वो इन्फ्लुएंस करते हैं। मान लीजिए कि आप एक ब्लैक पर्सन है, ठीक है, तो आपसे तो रेसिज्म हो रहा है, आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, पर आप महिला है ना, तो
इसमें वो और बढ़ जाएगा। मतलब आपके 2 एस्पेक्ट जब मिल जाएँगे ना, तो ऐसा ही मान के चलिए कि मतलब भारत में भी कास्टिज़्म है, वो मैं नहीं डिनाई करी। बट अगर कास्टिज़्म की बात करूँ, तो कास्ट सिस्टम में समस्याएँ थी, जो नीचे की जातियाँ थीं उनको बहुत कुछ सहना पड़ता था, लेकिन जो महिलाएँ थीं उनको और सहना पड़ता था। तो यानी जो ऑपरेशन होता है ना, मल्टीपल लेवल पे होता है कि आप किस रेस से हैं, आप किस क्लास से, मतलब कितना पैसा कमाते हैं, अमीर गरीब, किस कास्ट से, अलग-अलग लेवल पे होता है। इसके बारे में इन्होंने बात किया है। और इन्होंने द इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ ऑपरेशन बेस्ड ऑन रेस, जेंडर, क्लास, और भी चीज़ें इन्होंने, ये आर प्रेजेंस और ऑब्सोलेट की जो बात है उसमें भी इन्होंने बात किस बारे में की है कि किस तरीके से समाज में जो निचला तबका है उसको गवर्नमेंट भी और भी लेवल पे कहीं ना कहीं दबाया जाता है, और जितने भी लोग पावरफुल है ना, जो मार्जिनलाइज और डिसएडवांटेज ग्रुप है, उनके ऊपर वो चढ़ते रहते हैं, यानी एक प्रकार से उनको दबाते कुचलते रहते हैं, उनको और मार्जिनलाइज बनाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सास्किया सासेन करके हमारे नेक्स्ट थिंकर है। बहुत सारे थिंकर्स आप मे बी ऐसा होगा कि पहली बार सुन रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, आप ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, आप कहीं पे अपना एग्ज़ाम यूपीएससी का लिखने जा रहे हैं, यूजीसी नेट करने जा रहे हैं, ये सारे थिंकर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इनकी थ्योरी समझ ली तो सोशियोलॉजी समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके अलावा ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आप के क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करने हैं, बिकॉज आपको आइडिया लग जाएगा कि ये थिंकर है क्या। रिसेंटली इग्नू के पेपर में भी इन सारे पीएचडी का पेपर हुआ था, उसमें बहुत सारे थिंकर्स को एक्सप्लोर किया गया था, तो मुझे पता चला था। तो चलते हैं आगे, हम बात करते हैं सास्किया सासेन, आई होप इनका भी नाम मैं सही बोल रही हूँ। इनका मेन काम की बात करें तो द ग्लोबल सिटी एंड इम्पल्शन ब्रूटली एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन द ग्लोबल इकोनॉमी है। बुक का नाम काफ़ी ज़्यादा है। इनका वर्क जो है वो ग्लोबलाइजेशन पे, आपको पता है कि ज़्यादा एम्फोसिस डालता है, और इन्होंने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन में हम बहुत कनेक्टेड हैं हर लेवल पे, इकोनॉमी के, कल्चर के, सोसाइटी बहुत ग्लोबल स्केल की हो गई है। इन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ सिटीज़ भी दिया है। इसमें इन्होंने अर्बन एरियाज़ को और उन एरियाज़ में क्या सामाजिक और आर्थिक आइडियाज़ हैं उनको भी, या उस स्पेस को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की है इन्होंने। एंड इन्होंने किस तरीके से सिटीज़ बनती हैं, मतलब कोई भी जो सिटी है वो एकाएक नहीं बनती। मैं हमेशा अर्बन सोशियोलॉजी में बताती हूँ कि किसी भी सिटी को बनने के लिए एक गांव से प्रारंभ हुआ होगा, शुरुआत हुई होगी, और फिर धीरे धीरे वो सिटी बना होगा। तो क्या क्या एक सिटी को बनने के लिए ज़रूरी होता है, जैसे इकोनॉमी हो गई, माइग्रेशन हो गया, कैपिटल कहाँ से आ रहा है, और इन सब आस्पेक्ट को इन्होंने एक्सप्लोर किया है। काफ़ी फेमस सोशोलॉजिस्ट, अर्बनोलॉजिस्ट है। और इन्होंने जो ग्लोबलाइजेशन है, यानी उसका क्या हमारे अर्बन एरिया पे, शहरों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस तरीके से आर्थिक स्थिति पे, पॉलिटिकल स्थिति, आपने शहरों में देखा होगा कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है, चाहे वो कपड़े हों हमारे, या हमारा रहन सहन हो, बातचीत करने का तरीका हो, या कुछ भी हो, उस पर थोड़ा फॉरेन इम्पैक्ट जो है, या ग्लोबलाइजेशन का अन्य अन्य कल्चरों का। अभी राइट नाउ अगर आप देखें तो कोरियन कल्चर का हम पे बहुत इम्पैक्ट है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट है, और भी कल्चर्स का इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन से पड़ रहा है, इसके बारे में इन्होंने बात की है। और ज़्यादा इकोनॉमी और अर्बन एरिया पे फोकस किया है। कीवर्ड आप ये याद रखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। सेनेट बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट अगेन, इनका द क्राफ्टमैन वर्क है, और इन्होंने इसमें काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया है। एक तो इन्होंने एक्सप्लोर किया सोशियोलॉजी ऑफ वर्क। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, आपको ऑलमोस्ट हर फील्ड में सोशियोलॉजी मिल जाएगी, वो सोशियोलॉजी ऑफ अर्बन हो, रिलीजन हो, सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली हो, वर्क हो, सिटी हो, ऑलमोस्ट सोशियोलॉजी ऑफ फैशन जैसे, सोशियोलॉजी ऑफ फूड जैसे सब्जेक्ट है। तो अगर आप पीएचडी करने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा हिंट है कि आप ये सब आइडियाज़ और ये सब भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सोशियोलॉजी काफ़ी डाइवर्स फील्ड है। तो इन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ वर्क को बहुत ज़्यादा स्टडी किया है, और इन्होंने स्टडी किया है कि समाज में वर्क किस तरीके से होता है और समाज किस तरीके से ऑर्गेनाइज है। ठीक है, और किस तरीके से जो भी हम कार्य करते हैं वो हमको और समाज को इन्फ्लुएंस करता है। आप क्रिमिनल है तो जो कार्य करते हो किस प्रकार से करेगा, टीचर है तो किस तरीके से करेगा, इसके बारे में इन्होंने बात की है। इन्होंने अर्बन जो लाइफ होती है और जो शहरों में जीवन शैली है उनको भी समझने का प्रयास किया, उनके बारे में थ्योरीज बनाने की प्रयास किया है। और
इन्होंने फिर ये भी प्रयास किया है हमें बताने की कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में किस तरीके के कार्य हुआ करते थे। पहले खेती कर रहे हैं आप या माइन वगैरह में काम कर रहे हैं, नाउ अब काम बहुत सारे अलग हो गए हैं, जैसे कि आप बैठ के यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इस तरीके की। और अर्बन जो लिविंग है, अर्बन सोसाइटीज़ में हम कैसे जीवन शैली और उन रिलेशनशिप्स को इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया है। नेक्स्ट हमारे वन ऑफ द मोस्ट, समझ लीजिए कि रिनाउंस वेल नोन इमैनुअल वॉलरस्टीन की थ्योरी है, एंड इन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी है। और इसमें इन्होंने इसकी बात की है कि किस तरीके से जो हमारा वर्ल्ड है वहाँ पे अमीर कंट्रीज किस तरीके से गरीब कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करती हैं, गरीब कंट्रीज से रॉ मटेरियल ला के अपने यहाँ बना के महंगे दामों में बेचती हैं, और किस तरीके से कैपिटलिज्म में इनइक्वालिटीज है, इनके बारे में इन्होंने बात की है। इनका काम है द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट सेल्विया वॉल्वी, वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है क्योंकि इनसे काफ़ी कुछ क्वेश्चन आता है। वॉलरस्टीन पे आपको वीडियो शॉर्ट में भी मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मैं ये भी सोच रही हूँ कि सून अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को क्या सीरीज़ चाहिए, 30 डे सीरीज़ ऑन थिंकर्स एंड थ्योरीज, तो मैं वो भी कवर करने की कोशिश करूँगी, बिकॉज वाई नॉट, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत लगातार आ रहे हैं। और अगर आप ऐसे फील्ड का भी फॉर्म फिल किए हुए हैं जिसमें सोशोलॉजी एक मेजर सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो भी आपको हेल्पफुल होगा और वो थ्योरीज वाला हो जाएगा। अब सेल्विया वॉल्बी की बात करें तो इन्होंने जेंडर पे बहुत सारी थ्योरीज दी हुई हैं, एंड किस तरीके से जेंडर के रोल किस तरीके से होते हैं, डायनेमिक्स कैसी होती है, एक्सपेक्टेशन कैसी होती है, बिहेवियर कैसा होता है, मतलब आप मेल और फीमेल हो तो कैसे बिहेव करना है, इसके बारे में। इंटरसेक्शनैलिटी के बारे में भी इन्होंने बात की है कि बहुत प्रकार के जो हमें मैंने जैसे बताया आपको ऊपर ही कि जो भी भेदभाव समाज में होता है वो कई सारे लेवल पे होता है। आप कितने गरीब अमीर हैं, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप किस रेस से बिलोंग करते हैं, कितने सुंदर हैं, कितने भद्दे हैं, बहुत सारे लेवल पे, या किस जेंडर से हैं होता है। इसके बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया है। वायलेंस के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, और इनका रिसर्च में पैटर्न इन्होंने कि जेंडर में इनइक्वालिटी किस तरीके से होती है, इसके बारे में बात किया है। नेक्स्ट डेविड हार्वे की बात करें तो इन्होंने एक्चुअली ये सोशोलॉजिस्ट नहीं थे, बट आई थिंक ये बाद में सोशोलॉजी को इन्होंने सोशल थ्योरीज देना शुरू की। ये ज्योग्राफर थे एक्चुअली, तो इन्होंने मार्क्सिस्ट ज्योग्राफिकल थ्योरी दी हुई है, और इन्होंने रिलेशन जो होता है बिटवीन कैपिटलिज्म एंड अर्बनाइजेशन की, किस तरीके से पूंजीवाद और शहरीकरण एक दूसरे से संबंधित है, इसके बारे में भी स्टडी की है। और सोशल जस्टिस के बारे में इन्होंने स्टडी की है। तो सोशल जस्टिस में ये समाज में जो इश्यूज हैं कि किस तरीके से हम अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रह रहे हैं, पूंजीवाद में रह रहे हैं, तो किस प्रकार से समाज में इनइक्वालिटी, अमीर लोगों के पास ज़्यादा पावर है, इन सब के बारे में इन्होंने बात की है। गरीब इंसान वैसे भी दबा कुचलाई हैं। अगर मार्क्सिस्ट ज्योग्राफिकल थ्योरी की बात करें तो वहाँ पे इन्होंने मार्क्सिज्म की जो थ्योरीज है उनको ज्योग्राफी स्टडी करने में इस्तेमाल किया है, और इन्होंने कैपिटलिज्म के बारे में उनको एक्सप्लोर किया है, कहीं ना कहीं पूंजीवाद का इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज एनेट लॉरे, एंड आई होप इनका नाम भी मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ। आई थिंक ये फ्रेंच है नेम, एंड इन्होंने एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी की है। इनकी स्टडी का नाम एक्चुअली डेविड हार्वे की 2 स्टडीज़ को मैंने मेंशन कर रखा है, द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी एंड अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ न्यू लिबरलिज्म के बारे में इन्होंने स्टडी की है। अब एनेट की बात करें, एनेट तो इन्होंने अनइक्वल चाइल्डहुड एंड क्लास डू यू हैव इट स्टडी किया। इन्होंने ना सोशोलॉजी ऑफ चाइल्डहुड की स्टडी की है। तो जिस तरीके से मैंने बताया, सोशोलॉजी बहुत ही भयंकर सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी फील्ड हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो बेसिकली सोशोलॉजी ऑफ चाइल्डहुड क्या होता है कि इसमें हम स्टडी करते हैं कि हम जिस समाज से हैं, जो बच्चा जिस समाज से आ रहा है, उसकी जो कल्चर है, उसका समाज है, उसका आसपास है, सोशलाइजेशन ही आप समझ लीजिए, और भी चीज़ें जो उसके आसपास हो रही हैं, उसकी एक्सपीरियंस जो है उसको एज अ पर्सन किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है, और वो किस प्रकार का व्यक्ति बन रहा है। देखिए, मैं थ्योरी तो नहीं बना रही, बट अगर एक बच्चा
ऐसे एरिया में रहा है जहाँ बहुत क्राइम होता है, वायलेंस होता है, जहाँ पे जस्टिफाई किया जा रहा है क्राइम एंड वायलेंस को, तो कहीं ना कहीं उसका एक झुकाव होगा उसकी तरफ। ऑफ कोर्स अगर ज़िंदगी में उसको कहीं मिल गया रास्ता कि नहीं मुझे बदलाव चाहिए और कोई बदलाव कर दिया तो बदलेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट हमको इन्फ्लुएंस करता है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। एंड सोशल क्लास के बारे में इन्होंने बात की है कि किस तरीके से हमारा जो सामाजिक आर्थिक स्टेटस है वो बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है। आप कितने रिच हैं, कितने पुअर हैं, कितने मिडिल क्लास है, आपका बच्चा वैसा ही बनेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। उसके पास जो चीज़ चाहिए वो है कि नहीं, कि आप उसको उस प्रकार का एजुकेशन दे पा रहे हैं जिस प्रकार का समाज में अभी रिक्वायर्ड है। तो ये सब चीज़ों के बारे में बात की है। एंड उन्होंने ये भी कोशिश की है समझने की एजुकेशनल एक्सपीरियंस से बच्चे की जो जीवन शैली है वो कैसे चेंज होती है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और पूछा तो जाता है इनके बारे में भी। और फिर हमारी नेक्स्ट थिंकर है एलाइजा एडमसन, बहुत ही फेमस सोशोलॉजिस्ट अगेन। एंड इन्होंने हमें बेसिकली कोड ऑफ द स्ट्रीट, इनका एक बुक का नाम भी है, उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी स्टडी की है। इसके अलावा द कॉस्मोपॉलिटन कैनोपी पे भी काम किया है। नेट में बहुत क्वेश्चन आता है इस पे। तो कोड ऑफ स्ट्रीट में वो बात करते हैं कि जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं या जो डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं, जो भी पिछड़े हुए लोग हैं समाज में, वो किस तरीके से ऐसे एरियाज में, झुग्गियों में रहते हैं और स्लम्स में रहते हैं, ऐसे लोगों की जीवन शैली कैसी होती है और किस तरीके से उन्होंने एक कोड बना रखा है कि समस्याओं से कैसे लड़ सके। कोड इन द सेंस कि उन्होंने अपने बिहेवियर में कुछ एक ऐसे तरीके बना रखे हैं ना कि जिससे वो लड़ सके समाज में जो समस्याएं उनके सामने उभर के आती है। मान लीजिए कि ऐसे एरियाज में वायलेंस बहुत है, गरीबी बहुत है, और इसके अलावा इन लोगों के पास जॉब करने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एजुकेशन नहीं है। अब इन समस्याओं को लड़ने के लिए इन लोगों ने एक सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी बना रखी है। आपको पता होगा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट करके एक थ्योरी है। उसमें हमेशा बोलते हैं कि अगर आपके पास तरीके नहीं हैं जीवन जीने के तो आप मारे जाओगे, क्योंकि समाज ऐसा ही है। तो उन लोगों ने एक कोड बना रखा है एक बिहेवियर में कि किस तरीके से इससे बचे। पोवर्टी आई तो भीख मांग लेंगे, कुछ भी करने को तैयार है, इस तरीके के कोड्स हैं वहाँ पे। वायलेंस हुआ तो किस तरीके से भागेंगे, अपने आप को बचाएंगे। तो इसके बारे में इन्होंने स्टडी की और ये काफ़ी वन ऑफ दी लाइक ग्रेटेस्ट वर्क में से है, जो हमें अंडरस्टैंडिंग देता है कि हमारे समाज में सर्वाइवल के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। माइकल लेमोंट, इनका अगर हम इनके काम की बात करें तो डिग्निटी ऑफ वर्किंग मैन एंड मनी मॉरल्स एंड मैनर्स करके बुक है। इन्होंने कल्चरल सोशियोलॉजी को स्टडी किया है, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी, और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को बात की है। और इन्होंने बताया है कि किस तरीके से कल्चर, आपको पता है कल्चर क्या होते हैं, नॉर्म्स, मीनिंग, बिलीव, हमारी जीवन शैली जो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र करती, इसके बारे में इन्होंने स्टडी की है। समाज में किस तरीके से स्ट्रैटिफिकेशन है, यानी भेदभाव है, चाहे वो जाति को लेके हो या आपके क्लास को लेके हो, यानी कितने अमीर गरीब हैं, कितने एजुकेटेड हैं, इन सब को लेके इनको भी स्टडी किया है इन्होंने। और किस तरीके से समाज में कल्चर और इनइक्वालिटी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में स्टडी किया है। एक कॉन्सेप्ट आता है हाई कल्चर एंड पॉप कल्चर, कि एलीट लोग जो है उनका कल्चर बहुत अलग होता है। अंग्रेजों का एग्जांपल लेते हैं, अंग्रेज भारत में आए थे, उनका कल्चर बहुत अलग था। हम भारतीयों का कल्चर बहुत अलग था, बट वो पावरफुल थे, उनके पास पैसा था, उनके पास सब कुछ था, तो उन्हें लगा कि हमारा कल्चर बेस्ट है और ये जो भारत के लोग हैं उनके अंदर तो बुद्धि ही नहीं है। तो ऐसा नहीं था एक्चुअली। पेट्रिशिया हिल कॉलिन्स, इनकी थ्योरी ज़्यादातर ब्लैक वुमेन और फेमिनिज्म के अराउंड है। इनका जो मेजर काम है वो है ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट एंड इंटरसेक्शनलिटी। किताब का नाम इनका इंटरसेक्शनलिटी है, बट इसके अलावा भी बहुत लोगों ने इस पर काम किया हुआ इस कॉन्सेप्ट पे। तो इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से एक ब्लैक वुमेन होके समाज में रहना और समाज किस तरीके से आपको देखती है, ठीक है। जेंडर और हमारा रेस और हमारा क्लास, ये सब एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने स्टडी किया है। पावर डायनेमिक्स के बारे में भी बात इन्होंने की है कि किस तरीके से पावरफुल लोग कम पावरफुल लोगों को दबाते हैं, और भी सोशल जस्टिस की भी इन्होंने बात। हार्वर्ड बेकर की बात करें तो इनकी बुक का नाम है आउटसाइडर स्टडीज इन सोशियोलॉजी ऑफ डिवियंस एंड आर्ट
वर्ड्स। डिविएंस का मतलब ये होता है कि जो समाज के रूल एंड रेगुलेशन है उसके अगेंस्ट जाना, ऐसा कुछ करना जो समाज में अच्छा नहीं माना जाता। आप किसी की हत्या कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। तो इन्होंने लेबलिंग थ्योरी की स्टडी की है, वहाँ पे वो अब मान लीजिए इन्होंने अपनी लेबलिंग थ्योरी में बहुत ही अच्छी एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात की है कि हम समाज में जैसे लोग बिहेव करते हैं ना, तो हम उनको लेबल कर देते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा बहुत ही मतलब शैतान टाइप का है, बदमाश टाइप का है, बदमाशी करता है बचपन में, तो हम उसको लेबल करना शुरू कर देते हैं, ये बड़े होके तो गुंडा ही बनेगा, ये बड़े होके तो ऐसा ही करेगा। तो हम जो भी समाज के रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ चीज़ें होती है उसको हम लोग एक टैग लगा देते हैं, एक लेबल दे देते हैं, और कहीं ना कहीं उस बच्चे की थिंकिंग साइकोलॉजी भी उस पर वर्क करने लगती है कि भाई मतलब उस बच्चे की भी उस साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ता है कि ये लेबल कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो लेबल को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि इन्होंने कहा है अब तो मैं बनूंगा ही। मतलब इस थ्योरी के बारे में इन्होंने बात की है। इन्होंने सोशोलॉजी ऑफ डिविएंस की बात की है कि सोसाइटी में जो नॉर्म्स है, मतलब सोसाइटी के जो रूल एंड रेगुलेशन है, वो डिफाइन करते हैं कि क्या डिविएंस हो सकता है। मान लीजिए कि पहले के समाज में जब दूसरे का दूसरे का राजवाड़ा हड़पना नॉर्मल था, मिडिवल टाइम में बात करें, या दूसरे के ज़मीन पे कब्जा करना नॉर्मल था, हत्याएं करना नॉर्मल थी, तो वो उस टाइम का समाज का रूल एंड रेगुलेशन था, वो नॉर्मल था, तो उसको हम डिविएंस नहीं कहते। पर आज के समाज में क्या आप किसी का हत्या कर सकते हैं या किसी का कुछ भी हड़प सकते हैं, तो वो नॉर्मल नहीं है, बिकॉज आपके ऊपर केस हो जाएगा, तो उसको हम डिविएंस कहेंगे। तो मतलब समाज के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो डिविएंस का यानी समाज के अगेंस्ट क्या है उसके रूल एंड रेगुलेशन या क्रिमिनल का रूल एंड रेगुलेशन बदलता रहता है। ठीक है, लेबल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ लेबल की भी बात की कि बार बार आप किसी के ऊपर लेबल लगाएंगे ना, कहीं ना कहीं वो ऐसा हो जाएगा। पेगी टॉयट्स इन्होंने अपनी ज़्यादातर काम साइकोलॉजी पे फोकस किया हुआ है एंड सोशोलॉजी पे भी काम किया। सोशल साइकोलॉजी इनका मेन बोलते हैं एरिया है। इनकी काम की बात करें तो मल्टीपल आइडेंटिटीज एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग है एंड सोशल सपोर्ट एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग है। और इन्होंने सोशल साइकोलॉजी एंड कोपिंग थ्योरी दी हुई है, स्ट्रेस पे काम किया हुआ है, सोशल सपोर्ट एंड मेंटल हेल्थ पे काम किया है। तो सोशल साइकोलॉजी क्या होती है कि इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पे थिंकिंग है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो चीज़ें चल रही है ना उससे ही मतलब इन्फ्लुएंस्ड है। मान लीजिए कि समाज में इस टाइम पे लड़कियों का पढ़ना कॉमन है, तो सारी लड़कियां कहीं ना कहीं सोचती हैं कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए या हमें समाज में ये चीज़ कॉमन है। पहले के टाइम पे बहुत सारी लड़कियां, क्योंकि पढ़ना कॉमन नहीं था लड़कियों के लिए, तो उनके लिए कॉमन था सोचना कि ठीक है हमें नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, कोपिंग थ्योरी के बारे में इन्होंने बात की है कि किस तरीके से जब हमारे जीवन में स्ट्रेस आता है तो इंसान उसको कोप अप करता है, उसको मैनेज करने की कोशिश करता है, उसे कम करने की कोशिश करता है। और हमारे पास स्ट्रेस आता है तो किस तरीके से समाज एक तरीके से हमें हेल्प कर सकता है। कोई भी देखिए मतलब भारतीय कल्चर में भी देखिए और बाहर भी देखिए, चाहे वो शादी हो या किसी की मृत्यु हो, तो ये शादी कोई स्ट्रेस नहीं है, बट मैं एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ। तो समाज या आपका परिवार या आपका बहुत दूर के रिलेटिव भी आपके साथ खड़े होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में खड़े होते हैं। ये एक तरीके से समाज का सपोर्ट होता है हमारे टुवर्ड्स कि हमारे जो स्ट्रेस या प्रॉब्लम या जो भी है उसको हम मैनेज कर सकें। ठीक है, विलियम जूलियस विल्सन इन्होंने इनका काम जो है, मेन काम की बात करें तो द ट्रूली डिसएडवांटेज्ड एंड व्हेन वर्क डिसअपियर्स है, और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इनका काम हम बात करें तो वो अर्बन पॉवर्टी पे है कि किस तरीके से अर्बन एरिया में गरीबी है एंड उन सारे स्लम्स वगैरह के जो एरियाज है उन पे सबसे ज़्यादा गरीबी किस तरीके से है, उनके पास इश्यूज़ क्या है। इन्होंने अफ्रीकन जो अमेरिका में कम्युनिटीज़ रहती हैं उनको स्टडी किया है, बेसिकली ब्लैक लोगों को स्टडी किया है। और इन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी थ्योरी को स्टडी किया है कि किस तरीके से जब इंडस्ट्रीज कम होने लगेंगी और काम नहीं रहेगा तो समाज वर्क करेगा। इसके बारे में इन्होंने स्टडी की है, जो कि अभी काफ़ी हद तक हो भी रहा है। और इन्होंने स्ट्रक्चरल चेंज की बात की है कि किस तरीके से हमें इकोनॉमी में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उनको कहीं ना कहीं समाज की गलतियों की वजह से ही वो पिछड़े हैं, तो उनको समाज में चेंजेस लाके, स्ट्रक्चर में चेंज लाके सुधारे कैसे। ठीक है, एलिस कॉफमैन इन्होंने ज़्यादातर अपनी स्टडी जो है वो अर्बन सोशोलॉजी पे की हुई है, अर्बन यूथ पे की हुई है और क्रिमिनल जस्टिस पे की हुई है। और इनका की वर्क की बात करें तो है ऑन द रन। ठीक है, बेसिकली उन्होंने स्टडी करने की कोशिश की है कि जो लोग क्रिमिनल्स हैं या जो अर्बन यूथ है,
ठीक है, नॉट दोनों को कनेक्ट मत करेगा। इस टाइप के जो एलिमेंट है हमारे समाज में, स्पेशली इन्होंने अर्बन सोसाइटी पे फोकस किया है, तो किस तरीके से उनकी इकोनॉमी, कल्चर, रिलेशनशिप और एक्सपीरियंस वगैरह या जो उनको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल रही हैं उसको समझने का प्रयास किया, उसके बारे में थ्योरी लिखने की कोशिश की है। एंड सोशलॉजिस्ट रोबर्टा एल जेमिसन, तो इन्होंने स्टडी की है इंडिजिनस राइट एंड एजुकेशन का, और इंडिजिनस राइट और उन लोगों को इकोनॉमिकली किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। इनका की वर्क की बात करें तो कंट्रीब्यूशन टू इंडिजिनस एजुकेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है। तो इंडिजिनस नेटिव लोगों की ये बात करते हैं कि किस तरीके से नेटिव लोगों को कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज बन गए हैं, मार्जिनलाइज बन गए हैं। क्योंकि अगर हम अमेरिकन नेटिव लोगों की भी बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो बाहर से ब्रिटेन से या यूरोप से जाके लोगों ने उन पर कब्जा कर लिया था, उनके कल्चर को भी तहस नहस किया और उनको भी एकदम पिछड़ा हुआ बना दिया। तो उनके लिए काम करने की ये बात करते हैं, और किस तरीके से वहाँ पे उन जगहों पे जहाँ पे ये लोग रहते हैं वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। निखिल पाल सिंह हमारे नेक्स्ट सोशलॉजिस्ट है, एंड इस पे अपनी काफ़ी स्टडी की हुई है। और इनका काम की अगर हम बात करें तो ब्लैक इज़ अ कंट्री, रेस एंड अनफिनिश्ड स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी करके है। तो इन्होंने बेसिकली जो कॉलोनियल टाइम पे जो इश्यूज हुई, जो रेस को लेके चीज़ें हुई, इन्होंने स्टडी करने की कोशिश उनको की हुई है कि किस तरीके से उन लोगों ने, देखिए जब भी अगर अंग्रेज का एग्जांपल लेते हैं कि अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने कहा कि हम सुपीरियर रेस से हैं, या हम सुपीरियर हैं, या हम बेटर जगह पे हैं, या हम लोग मोर पावरफुल हैं। अंग्रेजों ने बेसिकली हम लोगों को भी, भारतीय लोगों को भी बहुत सारे लेवल्स पे डिवाइड कर दिया। कि इन्होंने रेस की स्टडी की है बेसिकली, और किस तरीके से कॉलोनियल जब फेज था तो लोगों को डिवाइड किया गया था, उनके बारे में स्टडी की है। रेस का मतलब कि लोगों को डिवाइड कर देना, किस चीज़ पे, कि आपका हेयर टाइप कैसा है, आपका रंग कैसा है, आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उसके हिसाब से रेस होता है। और इन्होंने ये भी स्टडी किया कि जैसे कॉलोनियल पीरियड था जब अंग्रेजों ने और अन्य यूरोप के देशों ने लोगों पे अन्य देशों पे कब्जा कर रखा था, तो उससे क्या क्या समाज में रेस और कल्चर और इन सब चीज़ों की इन्होंने स्टडी की हुई है। नेक्स्ट हमारे थिंकर हैं लुइक वैकॉन्ट, और इनकी थ्योरी है अर्बन एथनोग्राफी और पीनल स्टेट, और इनके की वर्क का नाम है अर्बन आउटकास्ट, पनिशिंग द पुअर। तो इन्होंने अपनी स्टडी जो है वो अर्बन एथनोग्राफी पे की हुई है, और मतलब बेसिकली इन्होंने स्टडी जो स्टडी मेथडोलॉजी यूज़ किया है शहरों को स्टडी करने के लिए, वो एथनोग्राफी है। उन लोगों की जीवन शैली में, अर्बन लोगों की जीवन शैली में खुद को ढाल के उनको स्टडी करना। पीनल स्टेट के बारे में इन्होंने बात की है, जो कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, उसमें कौन सी पॉलिसीज़ हैं, और उसमें क्रिमिनल जस्टिस कैसे होता है, लॉ एंड ऑर्डर वाला जो मामला होता है किसी भी समाज का, उसको स्टडी इन्होंने करने की कोशिश की है। एंड किस तरीके से हम पनिशमेंट देते हैं क्रिमिनल्स को, इसके बारे में भी। एंड इन्होंने पुअर, जो अर्बन पुअर से, शहरों में जो गरीब लोग हैं, उनको भी स्टडी करने की कोशिश की हुई है कि किस तरीके से समाज में गरीबी से दब के वो एक इनइक्वालिटी का भी शिकार होते जाते हैं, और उनको समाज में भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छे से हमें स्टडी करके बताया है कि जो पनिशमेंट देने का तरीका है, और चाहे वो जेल में बंद करना हो, फांसी देना हो, और भी इस तरीके की चीज़ें हो है, उनको किस तरीके से वो इवॉल्व हुई हैं। अभी जो हमारा टाइम, जो क्रिमिनल लॉ वगैरह है, वो जो अभी है इस टाइम पे, वो किस तरीके से अपना स्वरूप धारण किया है, किस तरीके से वो डेवलप हो गया है। बाबरा रिजमैन हमारे नेक्स्ट थिंकर, इन्होंने जेंडर एज अ स्ट्रक्चर और सोशल इंस्टीट्यूशन पे बात किया है। जेंडर वर्टिगो इनकी बुक का नाम किया है, एंड वेयर द मिलेनियल्स विल टेक अस ऑल्सो स्टडी किया है इन्होंने, काफ़ी इंटरेस्टिंग इनकी बुक है। और इन्होंने बात की है कि कैसे जेंडर और समाज का जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, और किस तरीके से जेंडर से अलग जेंडर से अलग एक्सपेक्टेशन है वो समाज को अफेक्ट करता है। तो इनकी स्टडी यहीं तक। अगर आप चाहते हैं कि मैं और थिंकर्स को कवर करूं और डिटेल वीडियो भी कुछ थिंकर्स से बताऊं जिनकी थ्योरीज आपको अब समझ ना आई हो, या जिन पे आप चाहते हो, तो कमेंट करके बताइएगा। कौन से थिंकर छूट गए जिनको मुझे कवर करना चाहिए, ये भी आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।